नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। यूपीपीसीएस प्री एग्जाम का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 24 को। अब तक हमने इस टेस्ट सीरीज के कुल 23 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं, जिन्हें आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर एक साथ देख सकते हैं। आज के इस टेस्ट में हमने कूट वाले प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया है, क्योंकि ऐसे प्रश्न इस समय परीक्षा में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो पहला है कि सर्वप्रथम कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को था। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो कपास उत्पादन का साक्ष्य मिलता है वो सबसे पहले सिंधु सभ्यता से मिलता है। तो पहला वाला जो कथन है बिल्कुल सही है। दूसरा है हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक यानी कि पिक्टोग्राफ और उसकी लिखावट दाएं से बाएं की ओर है, यह भी सही है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है और अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ऑप्शन नंबर बी यह भी सही है। सी है कि सिंधु सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य महाराष्ट्र के दैमाबाद से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये जो तीसरा कथन है ये गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग चावल के उत्पादन से परिचित थे और जो चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों वो लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं, न कि दैमाबाद से। तो यह स्थल का जो नाम है यही गलत दे दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो डी है अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए, यह भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों सिंधु सभ्यता की बात हो रही है तो एक प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए कि हमेशा पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल था। याद रखिएगा, लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख पत्तन नगर था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों 4 कथन दिया गया है, तो सबसे पहले कथनों को देखेंगे, उसके बाद कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। दूसरा है शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। अब आइए देखते हैं तीसरा कथन क्या है। तीसरे में कहा गया है कि ऋग्वेद का 8वां जो मंडल है वो अंगिरस वंश को समर्पित है, जबकि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और चौथा और अंतिम कथन है कि लोपामुद्रा विदर्भ राज की कन्या थी, जिसका विवाह अगस्त ऋषि से हुआ था। यह ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक है। जो कूट है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। जो अभी हमने 4 कथन पढ़ा है दोस्तों, चारों के चारों कथन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में भी कुल 4 कथन है और हमें सही कथन की पहचान करना है। तो आइए देखते हैं। पहला कथन है कि महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और इसका दूसरा जो नाम है वो जय संहिता है। बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं इस कथन से। पहला प्रश्न तो ये है दोस्तों कि पर्व के संख्या जो है, पर्वों की संख्या पूछी जाती है। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, तो 18 पर्व हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों जय संहिता, यह महाभारत का दूसरा नाम है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय कवि कंबन ने किया था, जिसे रामायणम या रामावतारम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही कथन है, इसको भी याद रखिएगा कि महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद कंबन के द्वारा किया गया था और
उसका जो नाम था वो रामायणम या रामावतारम नाम है। अगला है रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम बारबक शाह के समय कवि कृतवास ने किया था। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही कथन है। अब चौथा है कि 20वीं शताब्दी में समाज सुधारक ज्योतिबा फूले ने सच्ची रामायण नाम से रामायण की रचना की थी। तो जो चौथा कथन है दोस्तों वो गलत है। तो इस प्रकार से कौन कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जातक बौद्ध साहित्य आधारित है। तो दोस्तों जो जातक बौद्ध साहित्य है यह किस पर आधारित है, तो यह बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं पर आधारित है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म है तो पूर्व जन्मों की कथाओं पर आधारित है जातक। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है संगम युग के किस महाकाव्य को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वो कौन सा महाकाव्य है संगम युग का जिसे तमिल साहित्य का इलियड मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिल्पादिकारम। दोस्तों वो महाकाव्य कौन सा है, शिल्पादिकारम। तो शिल्पादिकारम नामक महाकाव्य को तमिल साहित्य का इलियड माना जाता है। अगला प्रश्न है भारत देश का नाम भारतवर्ष सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है। महत्वपूर्ण है। तो जो भारतवर्ष नाम है दोस्तों यह सर्वप्रथम किस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है, तो अष्टाध्यायी में मिलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी। अब आइए हम अष्टाध्यायी के बारे में जानेंगे। तो पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी, दोस्तों अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था, महर्षि पाणिनि ने। नाम जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और इसी में सबसे पहले भारतवर्ष का नाम आया है। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 4 कथन दिया गया, हमें बताना है कौन कौन सा इसमें से सही कथन है। पहला है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया। तो दोस्तों ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। यह भी सही है। चौथा और अंतिम है कि अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र है। यह भी सही है। इस प्रकार से जो सही कूट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 जो चारों के चारों कथन है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर जैसे लेखकों को अपने दरबार में संरक्षण दिया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। हसन निजामी और फ़ख-ए-मुदब्बिर को कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में संरक्षण मिला था। इसके बाद है सल्तनत कालीन सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों बलबन के विषय में कौन सा कथन है जो कि गलत है, तो इसमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा में आया। ये तो बिल्कुल गलत है। चंगेज खां जब भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था दोस्तों, उस समय जो यहाँ पर शासक थे कौन था, तो इल्तुतमिश, न कि बलबन। तो इस प्रकार से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी। बाकी के तीनों कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की, इसको याद रखिएगा। और रक्त और लौह की नीति इसी ने अपनाई थी। सिजदा और पायबोस प्रथा का प्रचलन किया, यह भी सही है। इसके बाद है 15 से 65 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त मोर्चे की ओर से शामिल नहीं हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बरार।
जो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था दोस्तों, वो विजयनगर साम्राज्य और संयुक्त मोर्चा के बीच में हुआ था। और अगर संयुक्त मोर्चे की बात की जाए, संयुक्त मोर्चा यानी कई लोगों की मिली हुई सेना, तो उसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर शामिल था, बरार नहीं था दोस्तों। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बरार। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन से दो पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, कौन से दो पुर्तगाली पादरी अकबर के दरबार में आए थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्वा वीवा और मानसे रॉट। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अकबर के निमंत्रण पर ये दो पुर्तगाली पादरी अकबर के दरबार में भेजे गए थे। इसके बाद है अगला प्रश्न कि मुगल काल में अनुदित यानी कि अनुवाद किए हुए निम्नलिखित पुस्तकों के संबंध में विचार कीजिए और हमें बताना कौन कौन सा सही है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इसमें से कौन कौन सा सही कथन है। तो पहला है कि महाभारत और अब्दुल कादिर बदायूनी दिया गया, इसका अनुवाद इनके द्वारा कराया गया। दूसरा है राजतरंगड़ी टोडरमल। तीसरा है अथर्ववेद हाजी इब्राहिम सरहिंदी। तो इसमें से सही कौन कौन सा होगा दोस्तों? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला और तीसरा ये दोनों बिल्कुल सही हैं। दोस्तों, महाभारत का अगर फारसी अनुवाद में पूछा जाएगा कि किसने फारसी में अनुवाद किया, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया, बिल्कुल सही है। और राजतरंगड़ी का फारसी में अनुवाद मौलाना शैरी ने किया था। और अथर्ववेद दोस्तों हाजी इब्राहिम सरहिंदी, ये भी सही है। तो दूसरा वाला कथन इसमें से गलत हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शासक और उपनाम से प्रश्न है दोस्तों। आइए एक एक करके हम सुमेल करेंगे। सबसे पहले बहादुर शाह। तो बहादुर शाह का जो उपनाम है वो है शाह ए बेखबर, इन्हें शाह ए बेखबर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है फर्रुखसियर, तो घृणित कायर। चारों के चारों महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ये परीक्षा में काम आएंगे और पूछे जा सकते हैं। तो घृणित कायर कौन? फर्रुखसियर। जहादर शाह की उपाधि लंपट मूर्ख, जहादर शाह लंपट मूर्ख। और मोहम्मद शाह रंगीला की उपाधि। तो दोस्तों इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक दिया गया। इनके शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। किसके समय में? मेयो के समय में हुई थी। और सन भी याद रख लीजिएगा, अगर सन पूछा जाएगा कब हुआ था, तो 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना हुई थी मेयो के शासनकाल में। और जनगणना संबंधित एक प्रश्न और पूछते हैं कि नियमित जनगणना कब हुई। दोस्तों ये तो बात हुई पहली बार जनगणना की मेयो के समय 1872, ये क्लियर है। अब अगर नियमित जनगणना की बात की जाए तो 1881 में पहली बार नियमित जनगणना कराई गई। किसके शासनकाल में? तो रिपन। दोस्तों नाम याद रखिएगा, नियमित पूछा जाएगा तो रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना कराई गई। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यह सही सुमेलित नहीं है। आगे है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। फिर से हमें बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड हेकल दिया गया है, यह गलत है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था दोस्तों 1856 में। कब आया था? 1856 में। और लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यही सही सुमेलित नहीं है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 3 कथन दिया गया, हमें बताना कौन कौन सा सही है। पहला है केरल के वायकोम में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन हुआ था, बिल्कुल सही है। दूसरा है राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, यह भी सही है, याद रख लीजिएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। कब? 1828 ईस्वी। तीसरा है देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, यह भी सही है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों कथन बिल्कुल सही हैं।
इसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें भी 4 कथन है, हमें बताना इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि नील विद्रोह की पहली घटना नदिया जिले में हुई। दूसरा कथन, नील विद्रोह को बंगाल के बुद्धिजीवियों, प्रचार माध्यमों, छोटे जमींदारों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। तीसरा है कि नील बागान मालिकों के अत्याचार का वृहद चित्रण हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। और चौथा और अंतिम कथन है कि नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। आगे है स्ट्रेची आयोग का संबंध था। तो दोस्तों स्ट्रेची आयोग का संबंध तो किससे था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अकाल। स्ट्रेची आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। दोस्तों किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया और इसका संबंध अकाल से था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।